नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फिर मुझे देखने के लिए कुछ लोग आए थे। आज मुझे फिर एक इम्तिहान से गुजरना था। मेरी काली रंगत मेरी हर खूबी को छुपा देती थी। हालांकि मैं काफ़ी अच्छे नैन नक्शे की लड़की थी। बाल भी लंबे घने थे, आंखें भी शरबती थी, लेकिन बस रंग सफ़ेद ना था। मैं आज भी नाश्ते की तैयारी कर रही थी क्योंकि रिश्ते वाले आ चुके थे और ड्राइंग रूम में बैठे थे जब रचित कमरे में दाखिल हुआ था। आप फिर किचन में आ गई। आपसे कहा तो है कि मेरा 4 दिन बाद पेपर है, आपको समझ क्यों नहीं आता धानी जी? रचित की बात सुनकर मैंने उसे कुछ नाराज़ नज़रों से देखा था। मैंने कहा, रचित, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं यहाँ किचन में काम कर रही हूँ? मैंने तुम्हें करने के लिए जो क्वेश्चन दिए थे, जाकर उनके आंसर लिखो। कैसे लिखूँ टीचर, जब तक मेरे सामने आप नहीं बैठो मुझे समझ थोड़ी आएगा। यह कहते हुए वह मेरे पास आया। प्लेट में रखा हुआ समोसा उठाकर खाने लगा। मैंने उसके कंधे पर एक थपकी लगाई थी। मैंने कहा, वापस रखो, यह तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेहमानों के लिए है। उसने समोसा प्लेट में रखने के बजाय फटाफट 2-3 बार में ही पूरा ख़त्म कर लिया था। पूरा मुँह समोसे से भरकर कहने लगा, आज फिर मेहमान आ गए? क्या बात है, पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ कभी आपके घर कोई मेहमान आते हैं कभी कोई। उन लोगों को अपने घर में चैन नहीं है क्या? मैंने कहा, तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखा करो। जाओ, जाकर मेरे कमरे में बैठो और अपने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करो और खुद करो। 4-4 बार मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। पिछले 2 साल से तुम इसी क्लास में फेल हो रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतनी बार मैं तो तुम्हें पूरी किताब याद हो जानी चाहिए थी। मेरी बात सुनकर वह शर्मिंदगी का शिकार हुआ था। वह अभी बीकॉम की आखिरी साल का स्टूडेंट था, लेकिन अकाउंट में बड़ी मुश्किल से ही पास होता था, बल्कि 3 साल से बस पास होने के नंबर ही लेकर आ रहा था। लेकिन कॉमर्स के आखिरी साल में तो खैर 2 साल लगाने के बाद भी उसका वही हाल था। रचित हमारे पड़ोस में ही रहता था। हमारे घर में उसका आना जाना तो काफ़ी समय से था। मेरे छोटे भाई बंटी का दोस्त था, उसी के साथ पढ़ता था। लेकिन मेरा भाई यूनिवर्सिटी भी जा चुका था। लेकिन रचित 2 साल से लगातार फेल हो रहा था, इसलिए उसकी माँ ने मेरे से विनती की थी कि मैं उसे पढ़ा दूँ। मैंने एमकॉम किया था और मैं शुरू से ही मैथ की बहुत अच्छी स्टूडेंट रही थी। मैंने हमेशा स्कूल और कॉलेज में टॉप किया था और यूनिवर्सिटी में भी अच्छे नंबर लिए थे। मेरी सारी टीचर मेरी बहुत तारीफ़ करते थे। घरदारी में भी मैं बहुत ही परफेक्ट थी। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वह मेरी सांवली रंगत। एमकॉम करते ही मेरी माँ ने मेरे रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। पहले तो मुझे लग रहा था मेरी डिग्री और मेरे घरदारी के हुनर को देखकर मेरा रिश्ता बड़े आराम से हो जाएगा, लेकिन मुझे हैरत हुई थी अपने समाज की छोटी सोच पर कि उन्हें ना तो लड़कियों की डिग्री नज़र आती है, ना ही उनका कोई हुनर नज़र आता है। अगर कुछ नज़र आता है तो वह है दिखावटी खूबसूरती। लड़की का रंग दूधिया होना चाहिए, जो मेरे पास नहीं था। लोग आते ही खाने की सजी हुई चीज़ों पर हाथ साफ करते थे और मुझे देखते ही नाक मुंह चिढ़ाकर वापस चले जाते थे। और फिर वही इनकार जो शायद मेरी किस्मत में लिखा जा चुका था। मैं 2 साल से एक आजमाइश से गुजर रही थी। जब मैंने देखा रिश्ता होना मुश्किल हो रहा है तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्यूशन पढ़ाने के लिए आने वाले बच्चे अपने स्कूल में टॉप करने लगे, इसलिए मोहल्ले में मेरी बड़ी तारीफ़ें होने लगी थी। मैं मैट्रिक और कॉलेज के बच्चों को भी पढ़ाने लगी थी, लेकिन मेरे पास मैट्रिक के बाद कॉलेज की सिर्फ लड़कियां ही पढ़ने आती थी। आधे से ज़्यादा दिन मेरा इसी में गुजर जाता था कि जब एक बार मुझे बराबर वाली सीमा आंटी ने कहा कि तुम रचित को पढ़ा दिया करो। मैंने कहा, आंटी, मेरे पास तो दिन में समय ही नहीं होता। दोपहर से ही बच्चे आने शुरू हो जाते हैं और शाम तक मैं बहुत बिजी रहती हूँ। वह कहने लगी, कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम उसे 7 से 9 तक पढ़ा दिया करो, उसके बस पेपर क्लियर करवा दो तो मेरी भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। देखो कितना बड़ा हो गया है, तुम्हारे भाई बंटी की ही उम्र का है, लेकिन देखो कैसा नालायक है। और भगवान की कृपा से बंटी तो यूनिवर्सिटी भी पहुंच गया है और यह है कि 2 साल से इसी क्लास में अटका हुआ है। मुझे भी आंटी की हालात पर अफसोस हुआ था। उनका इकलौता बेटा था रचित और बिल्कुल नकारा और निकम्मा था। मैंने सोचा चलो इस समय मैं खाना बनाकर फ्री हो जाती हूँ तो इस समय मैं रचित को पढ़ा दिया करूँगी। मैंने कहा, ठीक है, आप उसे भेज दीजिएगा। इससे पहले रचित से मेरा मिलना जुलना कम ही होता था। मेरा छोटा भाई बंटी मुझसे 3 साल छोटा था और रचित भी उसी की उम्र का था। पहले तो वह सिर्फ बंटी के साथ ही कमरे में घुसा रहता था। कहते थे स्टडी कर रहे हैं। मैंने उसके निकम्मेपन के किस्से बंटी से ही सुन रखे थे। काफ़ी लापरवाह टाइप का लड़का था, हर वक्त मजाक मस्ती के मूड में रहता था। मैं कई बार उसे समझा चुकी थी कि पढ़ाई को सीरियसली लिया करो, लेकिन नहीं, उटपटांग बातें ज़्यादा करता था। अब जब मैंने उसे पढ़ाने के लिए बोल दिया था तो अब रेगुलर वह मेरे पास पढ़ने के लिए आ जाता था, लेकिन वही उसकी लापरवाही सी हरकतें थी। मुझे उस पर गुस्सा आ जाता, इसलिए मुझे कभी उसका कान खींचने पड़ जाते थे। मैं कान खींचने आती तो
मुझसे मुंह चिढ़ाता हुआ भाग जाता था और कभी मेरी पकड़ में आ जाता तो मैं उसका कान जोर से मरोड़ देती थी, जिससे कि वह दर्द से बिलबिला जाता। कहता, बड़ी जालिम हो आप धानी जी। मैंने कहा, तुम जितना बेकार समय इधर उधर बर्बाद करते हो अपनी पढ़ाई पर लगाओ तो टॉप करोगे। कहने लगा, पढ़ता तो हूँ लेकिन यह जो अकाउंट है ना, मेरे सर के ऊपर से गुजर जाता है। मैंने कहा, फिर यह सब्जेक्ट ही क्यों लिए थे। कहने लगा, मैंने कहाँ लिए, मेरे पापा ने मेरे सर पर डाल दिए। उन्हीं दिनों मेरी माँ ने एक रिश्ते वाली से मेरे रिश्ते के लिए कहना शुरू कर दिया था, इसलिए अब आए दिन कोई ना कोई मुझे देखने के लिए आने लगा। मुझे किचन में चाय वगैरह बनाने के लिए जाना पड़ता था और वह उस वक्त घर पर होता था, इसलिए बिना झिझक किचन में घुसा चला आता था और सवाल पर सवाल करने लगता। आज भी कहने लगा, धानी जी कौन आया है। मैंने कहा, तुम्हें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए, जाओ जाकर अपनी पढ़ाई करो। लेकिन इस महीने तो कई लोग मुझे देखने के लिए आए थे और सबका जवाब वही होता था, यानी कि इनकार। मैं तो बहुत ही दुखी होकर रह गई थी। सबके सामने तैयार होकर बैठकर मुझे अपने आप को एक तमाशा लगने लगा था। मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही थी, मेरी माँ भी मेरी तरफ से परेशान रहने लगी थी। इस बार भी यही हुआ था। इस बार तो औरतों ने मेरे मुँह पर ही कह दिया कि इतनी काली लड़की, हम तो अपने बेटे के लिए कोई चाँद सी दुल्हन देखने आए थे, लेकिन यह तो चाँद पर ग्रहण लगा रही है। लोगों की बातें सुन सुनकर मैं थक चुकी थी, इसलिए उठकर मैं किचन में चली आई। अपने बहते आंसू साफ करने लगी। अचानक से रचित किचन में चला आया। मुझे यूँ रोता देखकर मेरे पास आ गया। एकदम उसे अपने सामने देखकर मैं बौखला कर रह गई थी। जल्दी से मैंने अपने आंसू साफ किए। वह मुझे गौर से देखने लगा। कहने लगा, धानी जी आपको क्या हुआ है, रो क्यों रही हो। मुझे इस वक्त उसके सवाल पर बहुत गुस्सा आने लगा था। शायद असल गुस्सा कुछ और ही था। शायद अपना ठुकराया जाने का दुख मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, या फिर अब सहन करते करते मैं थक चुकी थी। मैंने कहा, तुम भी मेरा तमाशा देखने आए हो, जाओ तुम भी देख लो मेरा तमाशा। बार बार किचन में तुम यही तो देखने आते हो ना कि मेरे लिए आने वाले रिश्ते मुझे किस तरह से ठुकरा कर जाते हैं, किस तरह से मेरी इंसल्ट करते हैं, यही देखने आए थे ना। तो मेरी बात सुनकर वह ना में सर हिलाने लगा। कहने लगा, नहीं नहीं धानी जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं देखने आता, आपको ऐसा क्यों लगता है। मैंने कहा, ज़्यादा मासूम मत बनो। मैं जानती हूँ तुम इतने बच्चे नहीं हो कि यह ना समझ सको कि आने वाले मेहमानों का क्या मकसद होता है। सब जानते हो, तुम बस मेरा तमाशा देखने आते हो, बार बार मुझे इसलिए सवाल करते हो। मेरी बात सुनकर वह गुमसुम सा हो गया था। मैंने कहा, उठो और अपनी किताबें निकालो, मेरे घर से बाहर निकलो, मुझे नहीं पढ़ाना तुम्हें। उस वक्त तो वह फौरन से किचन से चला गया, मेरे कमरे से अपनी किताबें उठाई और घर से भी चला गया। पूरा दिन मेरा रो रो कर गुजरा था। मैंने अपनी माँ से कह दिया कि मेरे लिए रिश्ता देखना छोड़ दे, मैं थक चुकी हूँ लोगों के सामने तमाशा बनते बनते। यह बात मैंने उन्हें भी रोते हुए कही थी। मैंने कहा कि बंटी की नौकरी लग जाए तो उसकी शादी कर दीजिएगा, लेकिन दोबारा मेरी शादी का नाम मत लीजिएगा। मेरी माँ उस वक्त तो चुप हो गई, क्योंकि हमारे घर का बजट भी काफ़ी आउट हो चुका था। मेहमानों के सामने टेबल सजाते सजाते कई बार तो मैंने ट्यूशन के पैसे तक लगाए थे। अगले दिन रचित मेरे कमरे में दस्तक देकर फिर से अंदर आ गया। मैंने कहा, तुम क्यों आए हो। कहने लगा, पढ़ने आया हूँ। और क्यों आया हूँ, वैसे भी कुछ दिन बाद मेरा पेपर है और इस बार मुझे बहुत अच्छा पेपर देना है, और देखना आज रात के 2 बजे तक पढ़ूंगा आपके पास। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ अपना दिमाग ख़राब नहीं कर सकती, मेरे पास इतना फालतू का दिमाग नहीं है जो तुमको एक ही क्वेश्चन को बार बार समझाऊँ। कहने लगा, कोई बात नहीं, फीस डबल दे दूंगा। क्यों मिर्ची चबा कर रहती हो हर वक्त, कभी कभी इंसान प्यार से भी बात कर लेता है। कल भी आप मुझसे बेकार में इतना गुस्सा कर रही थी। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैंने कहा कि बैठो इधर। वह सामने टेबल पर बैठ गया। रात के 12 बजे तक मैंने उसको प्रैक्टिस करवाई थी और रात के 12 बजे तक वह जमाइया ले रहा था। कहने लगा, धानी जी एक कप चाय ही पिला देती, बड़ी जालिम हो आप। 7 बजे का बैठा पढ़ रहा हूँ, मजाल है कि आपने रोटी का भी पूछा हो। मैंने कहा, उठो और अपने घर जाकर खाओ पियो, तैयारी रह गई है उसे 2 दिन में पूरी करो ताकि तुम्हारे नंबर अच्छे आ सके। कहने लगा, इस बार तो बहुत शानदार आएंगे, क्योंकि इस बार मैं खुद चाहता हूँ कि मैं पास हो जाऊँ। मैंने कहा, इस बार का क्या मतलब है, क्यों पिछले 2 साल से तुम नहीं चाहते थे कि तुम पास हो जाओ। वह हंसने लगा। ना मैं सर हिलाकर कमरे से बाहर चला गया। मैं तो उसकी हरकतों से तंग थी। अब इस बार ऐसा ही हुआ था। उसने खूब मेहनत करके पेपर दिया था। 1 महीने बाद मिठाई का डब्बा लेकर मेरे घर आया। कहने लगा, बड़े अच्छे नंबर आए हैं मेरे। उसके नंबर वाकई बहुत अच्छे आए थे, ग्रेड भी अच्छा बन गया था
मिठाई का डब्बा खोलकर उसने पूरा बर्फ़ी का पीस मेरे मुंह में डाला था। कहने लगा, मेरी कामयाबी आपकी वजह से हुई है। मैंने कहा, चलो भगवान का धन्यवाद है कि मेरी जान तो छूटी तुमसे। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। कहने लगा, जान तो नहीं छोड़ूंगा आपकी। मैंने कहा, क्यों? पास तो हो गए हो तुम। खबरदार जो मेरे घर अब दोबारा नजर आए। कहने लगा, अगर ऐसा कहोगे तो मैं दोबारा से फेल हो जाऊंगा। मैंने कहा, क्या मतलब है इस बात का? कहने लगा, मुझे आपसे बात करने की आदत हो गई है, आप बहुत अच्छी हैं। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराई थी। मैंने कहा, ज़रूर तुम्हारे दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है जो मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। अगर मैं लोगों को अच्छी लगी होती तो इस तरह मैं ठुकराई ना जाती और अब तक अपनी माँ बाप की दहलीज पर ना बैठी होती। तुम्हें मैं बस इसलिए अच्छी लगती हूँ कि तुम मेरी वजह से पास हो गए हो। कहने लगा, ऐसा क्यों सोचती हैं आप धानी जी? देखने में अच्छी खासी स्मार्ट हैं, कितने लंबे खूबसूरत बाल हैं आपके। आप खाना भी बहुत ही मज़े का बनाती हैं और आपकी ये आँखें, सच कहूँ अगर इनमें मैं एक बार गौर से देख लूँ तो मुझे आपसे इश्क हो जाएगा। उसकी इस बात पर मैंने एक घूंसा उसके पीठ पर जमाया था। मैंने कहा, अपने हद में रहकर बात करो। मेरी बात सुनकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। कहने लगा, धानी जी, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे यह सच है कि आप बहुत ही प्यारी हैं। उसकी बात सुनकर मैं उदास हो गई थी। मैंने कहा, लेकिन यह बात किसी को नज़र नहीं आती, बस मेरा सांवला रंग ही उन लोगों को नज़र आता है। वह कहने लगा, अंधे हैं वह लोग, उनके पास वह आंखें ही नहीं जो आपके हुस्न को देखकर पहचान सके। मुझसे पूछिए, कितनी हसीन हैं आप। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई थी। वह मुझे ही देखे जा रहा था। मुझे लगा शायद वह फिर से मजाक कर रहा है। मैंने कहा, रचित जाओ यहाँ से, मेरे सर में दर्द है, मुझे सोना है। लेकिन पता नहीं उसकी नज़रों में ऐसा क्या था कि मैं कुछ बेचैन सी हुई थी। वह मिठाई का डब्बा मेरे कमरे में रखकर चला गया था। उन्हीं दिनों मेरे लिए एक ऐसे आदमी का रिश्ता आया जिसकी पत्नी मर चुकी थी। वह दूसरी शादी करना चाहता था, उसके बच्चे भी थे। मेरी माँ ने यह रिश्ता मुझे बताते हुए नज़रें झुका ली थी। मैं सोचने लगी थी, अब क्या मेरे लिए ऐसे ही रिश्ते रह गए हैं। खैर मैंने ऐतराज़ नहीं किया, लेकिन जब वह आदमी खुद मुझे देखने आया तो उसे देखकर मेरा दिल टूट गया था। वह तो 45 साल के लगभग उम्र का था। कहने लगा, मुझे पत्नी से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए एक माँ की ज़रूरत है, एक ऐसी औरत की ज़रूरत है जो मेरा घर संभाल सके। उस आदमी के मुँह से मुझे पता चला कि उसके बच्चे 6ठी 7वीं क्लास के स्टूडेंट है। बस यह था कि उसे मेरी रंगत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे कोई एतराज़ नहीं था कि मैं काली हूँ, और मेरी माँ के लिए तो यही बात सही थी। इसलिए मैंने भी हामी भर ली। मेरा रिश्ता तय हो गया तो मेरी माँ ने मोहल्ले वालों में मिठाई भी बांट दी थी। उसी रात रचित बड़े गुस्से से घर आया था। मुझसे ट्यूशन पढ़ता था, इसलिए उसे मेरे घर आने में कोई झिझक महसूस नहीं होती। वह बिना झिझक मेरे कमरे में भी चला आता था। मेरी माँ ने कभी रोक टोक नहीं लगाई थी, और वजह यही थी कि बचपन से ही उसका हमारे घर आना जाना था, क्योंकि वह बंटी का दोस्त भी था और फिर मुझसे छोटा भी था। वह सीधा मेरे कमरे में आया, मुझे बड़े गौर से देखने लगा। मैंने कहा, क्या हुआ है तुम्हें, इतने गुस्से में क्यों हो? कहने लगा, आपको नहीं पता। मैंने कहा, मुझे क्या पता। मेरी बात सुनकर वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, धानी जी, क्या आपको वाकई नहीं पता? इतनी अनजान हैं आप। मैंने कहा, रचित पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो, साफ साफ बात करो। मेरी बात सुनकर कहने लगा, साफ साफ यह है कि यह जो रिश्ता आया है आपके काबिल नहीं है, इसलिए फ़ौरन इस रिश्ते से इनकार कर दो। मैंने कहा, पागल तो नहीं हो गए हो? तो मैं भला क्यों इनकार करूँ? यह मेरे लिए आने वाला इकलौता रिश्ता है जिसे मेरे सांवले रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह कहने लगा, मुझे बहस नहीं करनी आपसे, बस आप इस रिश्ते से इनकार कर रही हैं। मैंने कहा, मैं क्यों इनकार करूँगी? क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे घर वाले इस रिश्ते से खुश हैं। वह कहने लगा, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मुझे वह आदमी आपकी काबिल नहीं लगता। मैंने कहा, तो तुम बताओ कौन है मेरे काबिल? वह कहने लगा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने उसके मुंह पर अचानक ही थप्पड़ दे मारा था। मैंने कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें करते हुए। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, निकलो मेरे कमरे से बाहर। जो मुँह में आता है बक देते हो। थप्पड़ खाने के बाद भी वह वहीं खड़ा रहा। मैंने कहा, रचित जाओ यहाँ से। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मुझे उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तो वह कहने लगा, मैं मजाक नहीं कर रहा धानी जी, मुझे आप अच्छी लगती हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और शादी की बात मजाक में नहीं होती। मैं बहुत सीरियसली आपसे बात कर रहा हूँ, इस रिश्ते से इनकार कर दें। मैं कल ही अपनी माँ को आपके घर रिश्ते के लिए भेज दूँगा। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो, मुझसे छोटे हो 3 साल, मैं भला तुमसे शादी क्यों करने लगी? कहने लगा, इस बुढ़े से कर सकती हो जो आपसे 20 साल बड़ा है, मुझसे नहीं कर सकती। मैं तो बस 3 साल छोटा हूँ, और जब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आपको क्यों पड़ रहा है? मैंने कहा,
मुझे पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं निभा सकती, अब जाओ यहाँ से। लेकिन वह नहीं माना था। उस वक्त तो चला गया, लेकिन ना जाने कैसे उसने अपनी माँ को मनाया था कि दूसरे ही दिन वह उसका रिश्ता लेकर हमारे घर आ गई। लेकिन उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह खुद नहीं आई थी, बल्कि ज़बरदस्ती भेजी गई है। मेरी माँ तो यह सुनकर हैरान थी। मैंने उसकी माँ को साफ मना कर दिया। मैंने कहा, मेरा रिश्ता तय हो चुका है, आपके घर मिठाई भी आ चुकी है, फिर दोबारा से रिश्ता मांगने की क्या तुक है? वैसे भी वह मुझसे छोटा है। वह कहने लगे, यह बात उसे समझाओ। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन वह एक ही बात पर अड़ा हुआ है। मेरे इनकार पर वह वापस चली गई थी। मैं नहीं जानती थी कि वह इतना बड़ा कदम भी उठा सकता है। रात के 3 बजे उसकी माँ का मेरे नंबर पर फ़ोन आया था। वह रोए जा रही थी। कहने लगी, रचित ने अपनी नस काट ली है, उसे तुम्हारा इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ। यह सुनकर तो मैं बदहवास हो गई थी। अपने भाई बंटी के साथ उसी हॉस्पिटल में पहुंच गई थी जहां वह एडमिट था। उसके माँ बाप आईसीयू के बाहर बैठे रो रहे थे। मुझे देखकर खड़े हो गए। कहने लगे, मेरे बेटे को भगवान ने दूसरी ज़िंदगी दी है, भगवान के लिए धानी, उसे शादी कर लो। यह मैं सुनकर चुप हो गई थी। डॉक्टर बाहर आई थी। कहने लगी, मरीज को होश आ गया है। रचित की माँ कहने लगी, तुम जाकर उसे कह दो कि तुम राजी हो, वह दोबारा यह सब ना कर ले। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर मुझे करना क्या चाहिए। मैं कमरे में चली गई। उसके बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी, आंखें बंद किए लेटा हुआ था। मैं उसके बराबर रखी कुर्सी पर बैठ गई। मैंने धीरे से उसे पुकारा था। मैंने कहा, रचित। फौरन से उसने आंखें खोली थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मुझे पता था कि आप ज़रूर आएंगी, मेरी मोहब्बत आपको मजबूर कर देगी। मैंने कहा, यह क्या हरकत की तुमने? वह कहने लगा, वजह आप हैं। अगर आप पहले ही मान जाती तो मैं यह सब ना करता। मैंने कहा, यह ज़बरदस्ती का रिश्ता होगा। कहने लगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप एक बार मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। आपके दिल में तो मैं खुद ही समा जाऊंगा। उसे शायद ही सब कुछ आसान लग रहा था। वह उम्र के जिस हिस्से में था वह सिर्फ जज्बातों भरी उम्र थी। इस वक्त उसकी उम्र 24 साल की थी। कुछ समय बाद उसे अपने फैसले पर पछतावा होगा। मैं घर वापस आ गई। मेरा रिश्ता रचित से तय हो चुका था। जल्द से जल्द शादी भी हो रही थी, लेकिन मैं खुश नहीं थी क्योंकि वह एक बहुत ही लापरवाह सा लड़का था। जज्बात के बहकावे में आ रहा था। मैं नहीं जानती थी कि वह मेरे लिए ऐसे जज्बात रखता है। शादी हो गई थी। मैं विदा होकर उसके कमरे में भी बैठी हुई थी। जिससे कभी मेरा टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता था, उसे जरा भी शर्म नहीं आई थी। यह सब करते हुए जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो वैसे ही मुस्कुराकर उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया था और कुंडी लगाई तो मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था। बड़े आराम से वह मेरे सामने आकर बैठ गया और मुझे निहारने लगा। उसका मुझे यूँ निहारना मुझे बुरा लग रहा था। मैंने अभी उसे इस नज़र से देखा ही नहीं था। मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैंने फ़ौरन से पीछे खींच लिया। मेरी इस हरकत पर वह हंसने लगा। कहने लगा, धानी, अपना हाथ मुझे दें। उसने अपना हाथ दोबारा मेरी तरफ बढ़ाया, लेकिन मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मोहब्बत नहीं थी मुझे उससे, ना ही शादी को लेकर ऐसी कोई अछूते जज्बात थे। बस मैं उसके बारे में ऐसा कुछ सोच नहीं पा रही थी। मुझसे छोटा था वह। मेरे दिल में उसके लिए कोई भी जज्बात नहीं था, जैसा कि एक पत्नी के दिल में पति के लिए होता है। मैं कम से कम अपने एक नालायक स्टूडेंट के यहाँ बैठकर प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर सकती थी। मुझ पर एक डर सवार होने लगा था। वह कहने लगा, धानी जी, प्लीज़ अपना हाथ मुझे दें। आपके मुँह दिखाई की अंगूठी भी मैं खुद अपने हाथ से पहना दूंगा। लेकिन मैं इस बात के लिए भी खुद को राजी नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा, रचित, मुझे तुमसे बात करनी है। बड़ी मुश्किल से मैंने बात शुरू की थी। कहने लगा, एक क्यों, 100 बातें करो, जी भर कर बातें करो, इतनी कि कभी ख़त्म ना हो। मुझे आज रात आपसे ढेर सारी बातें करनी है और प्यार भी करना है। यह कहते हुए उसने मेरे गाल पर चुटकी काटी थी, लेकिन मैं पड़ी की पड़ी काँप रही थी। कहे, क्या कहना है आपको? मैंने कहा, रचित, मैं इस रिश्ते के लिए अभी दिमागी तौर पर तैयार नहीं हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मेरी बात पर कहने लगा, और नो धानी जी, बिल्कुल भी नहीं। आज की रात का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया है। प्लीज़ मुझे भी तो समझने की कोशिश करें, इससे पहले कि वह मुझे बेखुदी में आगे बढ़ता और मैं खुद से नज़र भी ना मिला पाती। मैंने उसे खुद से पीछे किया था। मैंने कहा, रचित, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, प्लीज़ लीव मी। यह कहकर मैं बेड से उठकर अलमारी के पास आ गई और एक सादा सा ड्रेस लेकर वॉशरूम में चली गई। अपना मुंह धोया, कपड़े बदले और बिल्कुल आराम से कमरे में आई थी। रचित मुझे गुस्से से घूर रहा था। मैंने अपनी ज्वेलरी ड्रेसिंग के दराज में रखी थी और फिर तकिया उठाकर सामने सोफे पर जाने लगी। कहने लगा, आप बेड पर सो जाए। मैंने कहा, फिर तुम कहाँ सोओगे? कहने लगा,
मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, बेफिक्र रहें। उसने अपना तकिया सही किया और लेट गया। मैं बेड की दूसरी तरफ लेट गई। कुछ देर में सो भी गई थी। शादी के कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। रचित दोबारा मेरे करीब नहीं आया था। कुछ दिन बाद मैंने उससे कहा, कहीं जॉब नहीं करोगे? वह कहने लगा, नहीं, पापा के साथ उनकी दुकान संभाल लूँगा। मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा, यानी सारी ज़िंदगी तुम अपने पापा के रहमो करम पर रहोगे? मेरी बात सुनकर वह पहले तो कुछ देर मुझे गौर से देखता रहा, फिर कहने लगा, पापा का सब कुछ मेरा ही तो है। मुझे पहले भी पापा के काम को ही देखना था, उनके बिजनेस को ही चलाना था। मैंने कहा, फिर पढ़ने क्यों आते थे? कहने लगा, अब मुझे अच्छी लगने लगी थी, इसलिए मैं जानबूझकर फेल होता था ताकि आपसे ट्यूशन पढ़ सकूं। मुझे तो आप बचपन से ही बड़ी अच्छी लगती थी। वह लड़का कितना बड़ा चालबाज था, मैं सोच भी नहीं सकती थी कितना बड़ा ढोंग रचाया था उसने। अब मुझे समझ आने लगा था, वाकई वह इतना नालायक और निकम्मा नहीं था। जब वो इतने अच्छे नंबरों से पास हुआ था, मैं हैरान हुई थी कि यह वही रचित है जो पिछले 2 साल से इतनी बुरी तरह फेल हो रहा था, यानी वह जानबूझकर फेल होता था। मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन मैं सहन कर गई थी। मुझे पता था यह सब एक तूफान था जो कुछ ही समय बाद शांत हो जाता, क्योंकि जब सब लोग इसे ताने देंगे कि यह इतना खूबसूरत लड़का है और पत्नी देखो कैसी काली कलूटी है। मैं भी सो चुकी थी कि इसे मैं अपने पास आने ही नहीं दूंगी, लेकिन यह शायद मेरी गलत फहमी थी। एक रात मैं सो रही थी जब वह मेरे करीब आ चुका था। मैंने कहा, रचित, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे थोड़ा समय चाहिए, दूर हटो। मेरी बात यहीं तक पहुंची थी कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। कहने लगा, और समय नहीं दे सकता, मुझे आज अपना हक चाहिए, हर हाल में। उसके बाद उसने मेरी एक नहीं सुनी थी, बस अपनी मनमानी की थी। वह ऐसा ही था, हमेशा अपनी बात मनवाने वाला। कुछ दिन तो उसने मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार रखा कि मुझे अपने सर पर बिठाकर रखता था, लेकिन मैं जानती थी यह सब कुछ समय के लिए है। और फिर ऐसा ही हुआ था। जैसे जैसे समय गुजरने लगा, रचित के व्यवहार में बदलाव आने लगा था। समय काफ़ी आगे बढ़ भी चुका था। मैंने एक बेटी को जन्म दिया था। रचित का ध्यान अब मुझसे हटने लगा था, क्योंकि बेटी की पैदाइश के बाद मैं कुछ मोटी भी हो गई थी। रचित मजाक मजाक में मुझे मोटी कहने लगा था, कभी काली कहने लगता। मैं गुस्से से देखती तो कहता मजाक कर रहा था। कुछ दिनों से उसने अपने मोबाइल में सिक्योरिटी गार्ड भी लगाना शुरू कर दिया था। वह किसी लड़की से बातें करने लगा था। जब मैं कमरे में आती तो फ़ोन बंद कर देता। एक बार मैंने उसे एक मॉल में देखा, वह किसी और लड़की के साथ हंस रहा था। मेरा दिल बुझकर रह गया था। उसने कहा था कि मैं अकेली बाजार चली जाऊं और मैं दुकान पर काम में बिजी हूं, और यहाँ वो उस लड़की के साथ वक्त गुजार रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उसके पास गई तो वह घबराहट का शिकार हुआ था। मैंने कहा, तो यह है तुम्हारे काम? वो कहने लगा, तुम गलत सोच रही हो। मैंने कहा, मैं गलत नहीं सोच रही हूँ, बस भी करो रचित, और कितना झूठ बोलोगे? कहने लगा, धीरे बात करो, सब सुन रहे हैं। मैंने कहा, तो सुन ले, तुम्हें डर किस बात की है? मर्द जो चाहे कर सकते हैं, शादी मुझसे और रंगरलियां मनाते फिरो किसी और से। मेरा यह कहना था कि रचित ने गुस्से में आकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैं रोते हुए घर आई थी और अपना सामान पैक करके मायके चली गई, लेकिन वह मुझे लेने आ गया। मैंने कहा, उसी के साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारो जिसकी खातिर तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। वो कहने लगा, वो औरत मेरी कोई नहीं लगती, मैं तो कुछ सामान लेने आया था और वह हमारी पुरानी ग्राहक थी, इसलिए थोड़ी जान पहचान हो गई। मैंने कहा, तुम फ़ोन पर बातें भी करते हो। मैं पहले तुमसे इसलिए शादी नहीं करना चाहती थी कि तुम मजबूत कैरेक्टर के नहीं हो। मेरी बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया और उसने एक और थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा था। इस बार मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया था। मैंने कहा, खबरदार, जो तुमने अब मुझ पर हाथ उठाया, बहुत सह लिया। अब मैं तुम्हारे इस जुल्म को, तुम्हारा यह दूसरा थप्पड़ है जो तुमने मुझ पर उठाया है। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। वह गुस्से में सामान पटकता हुआ घर से चला गया था, लेकिन अगली एक और खबर मेरे इंतज़ार में थी। सुबह जैसे ही मैं अपने कमरे से निकली, मेरी माँ ने बताया कि तुम्हारी सास का फ़ोन आया था, रचित पूरी रात घर नहीं पहुँचा है। यह सुनकर मैं भी परेशान हुई थी। कुछ भी कहो, इतने समय उसके साथ रहते रहते मेरा दिल भी उससे कुछ जुड़ गया था। भले ही उसके धोखे ने मुझे दुख दिया था, लेकिन वह मेरी बच्ची का बाप था। मैंने फ़ौरन से मोबाइल पर नंबर लगाया तो वह बन जा रहा था। 2 दिन हो गए थे रचित को ढूंढते ढूंढते, और रचित की कोई खबर नहीं थी। और तीसरे दिन खबर मिली कि रचित एक अस्पताल में एडमिट है। हम सब लोग भागते भागते उस अस्पताल में पहुंचे थे। पता लगा कि जिस रात वह मेरे घर से गुस्से में निकला था, यूं ही सड़कों पर तेज़ स्पीड में अपनी बाइक दौड़ा रहा था और उसका एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट काफ़ी खतरनाक था। उसकी एक टांग बुरी तरह कुचल गई थी, सर पर भी काफ़ी चोटें आई थी। 2 दिन
तक वह बेहोश रहा। तीसरे दिन होश आया तो उसने अपने घर वालों के बारे में पूछा था और डॉक्टर ने उसके माँ बाप को हॉस्पिटल बुलाया था। रचित को अस्पताल में काफ़ी समय रहना पड़ा था। रचित की बाकी चोटें तो धीरे धीरे ठीक हो गई थी, लेकिन उसकी टांग की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पूरी टांग पूरी तरह कुचल चुकी थी। 2 जगह से फ्रैक्चर भी था। डॉक्टर निराश थे। उनका कहना था कि हो सकता है टांग को काटना पड़े। रचित एकदम खामोश होकर रह गया था, कुछ भी नहीं बोलता था। मैंने उसकी जी जान से सेवा की थी। भले ही उसने मुझे धोखा दिया था, लेकिन मैंने अपनी पत्नी होने का पूरा फर्ज निभाया था। डॉक्टर ने कहा था अगर 3 दिन तक टांग का इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हुआ तो हम टांग काट देंगे। और जब यह खबर रचित को पता चली थी तो वह एकदम टूट कर रह गया था। एक दिन मैं उसकी टांग की हल्की हल्की मसाज कर रही थी। वह मुझे देखे जा रहा था। मैंने कहा इतनी गौर से क्यों देख रहे हो? कहने लगा धानी, मैं आज आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैंने कहा कौन सी सच्चाई? वही उस दूसरी औरत वाली सच्चाई जो मैं बहुत पहले से जानती हूँ। तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सब पता है कि तुम किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ चुके थे। मेरी बात सुनकर वह नज़रें झुका गया। कहने लगा धानी, मुझे माफ़ कर दो। मैं जिसे हीरा समझ रहा था वह तो कांच का टुकड़ा था। वह लड़की भी मुझसे मोहब्बत का दिखावा करती थी, और जब से उसे पता चला है कि मेरी एक टांग काट दी जाएगी, उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया है। यहाँ तक कि मैं भी उसे फ़ोन करता हूँ तब भी फ़ोन नहीं उठाती। आज मुझे तुम्हारी अहमियत का पता चला है। तुम वाकई एक हीरा हो। कुछ समय के लिए मैं अपने रास्ते से भटक गया था, लेकिन धानी मेरा विश्वास करो, यह भी सच है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। बचपन से लेकर अब तक तुम मेरे दिल में बसी हुई हो। पता नहीं कैसे मैं उस लड़की के चक्कर में फंस गया था। मेरा विश्वास करो, वह खुद ही मेरी तरफ आई थी और मैंने भी गलती की जो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। धीरे धीरे मैं उसकी खूबसूरती का दीवाना होता चला गया था। लेकिन धानी, मैं तुम्हारे साथ कोई भी जुल्म नहीं होने दूंगा। तुम बहुत अच्छी हो, बस मैं ही तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। भला तुम एक अपाहिज आदमी के साथ तुम कैसे ज़िंदगी गुजारोगी? मुझे पता है मैं पूरी ज़िंदगी अपनी एक ही टांग के साथ गुजारने वाला हूँ। तो मुझे छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से शुरू करो। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू झिलमिल कर रहे थे। मैं इतनी गिरी हुई नहीं थी कि उसे उसकी मुश्किल समय में छोड़ देती। मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया था। मैं उठकर बाहर चली आई। मैंने अपनी मासूम बच्ची की तरफ देखा जो अपनी दादी की गोद में खेल रही थी। बिल्कुल रचित की कॉपी थी, वही दूधिया सफ़ेद रंग भी, गुलाबी होंठ, आंखें उसने मेरी चुराई थी। कुछ भी कहो, रचित अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता था और मैं उसकी बच्ची से उसके बाप को छीनना नहीं चाहती थी। मैंने फैसला कर लिया, भले ही रचित की टांग कट जाए, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और यही फैसला मैंने रचित को भी सुना दिया कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गया, लेकिन यह शायद मेरी मोहब्बत का असर था कि 3 दिन तक रचित के पाँव का इन्फेक्शन कम होने लगा था। धीरे धीरे उसकी टांग की कंडीशन सुधरने लगी थी। डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई कि अब रचित की टांग ठीक हो सकती है। यह सुनकर सब घर वाले बहुत खुश थे। ठीक होने के बाद रचित का व्यवहार अब मुझसे वैसा ही होने लगा था जैसे शादी के शुरू के दिनों में होता था। लेकिन पता नहीं क्यों एक बार मेरा विश्वास टूट चुका था, इसलिए मैं रचित पर अब दोबारा विश्वास करना नहीं चाहती थी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या रचित मेरे विश्वास को दोबारा नहीं तोड़ेगा? क्या मुझे उस पर विश्वास कर लेना चाहिए कि वह ज़िंदगी भर मेरा साथ निभाएगा? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।